हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। तो आज फिर से आपका स्वागत है इस नए वीडियो में। सो इन दिस न्यू वीडियो वी आर गोइंग टू स्टडी टुडे अबाउट लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस। आज हम पढ़ेंगे केमिकल कॉम्बिनेशंस के बारे में, उनके लॉज के बारे में। तो शुरू में साइंटिस्ट ने बहुत हार्ड वर्क किया ये पता लगाने के लिए कि आपके आसपास जितनी भी रिएक्शंस होती हैं, आखिर ये मॉलिक्यूल्स जो आपके आसपास बन रहे हैं, O2, CO2, ये H2O, ये सारे के सारे मॉलिक्यूल या बाकी जो मॉलिक्यूल आप अपने आसपास देख रहे हैं, उनके बनने का बेसिस क्या है। क्योंकि जितने भी एलिमेंट्स होते हैं ना, वो सभी एलिमेंट्स मिलकर के आपको कोई ना कोई मॉलिक्यूल या कोई ना कोई कंपाउंड देते हैं। लगभग 17th सेंचुरी तक यही कोशिश चलती रही कि आखिरकार ये मॉलिक्यूल किस बेसिस पर बन रहे हैं। फाइनली साइंटिस्ट ने कुछ लॉज दिए। उसमें से पहला लॉ था लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, सेकंड वाज लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, थर्ड वाज लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, गै-लुसैक लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम्स एंड द लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन। आप अपने सब्जेक्ट में पढ़ते हैं ये 4 लॉज, और ये चारों लॉज आपको बताते हैं कि आखिर ये केमिकल कॉम्बिनेशन क्यों होते हैं, इनका बेसिस क्या है। आज हम इन्हीं केमिकल कॉम्बिनेशन को स्टडी करेंगे वन बाय वन। सो लेट अस स्टडी द फर्स्ट वन। पहला क्या है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। माय डियर स्टूडेंट्स, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या कहता है कि इन all the physical changes and the chemical reactions, the total mass of the reactant is equal to the mass of the product. Total mass of the product. जितने आपके रिएक्टेंट रिएक्ट करेंगे, जितना मास रिएक्टेंट का होगा, उतना ही मास प्रोडक्ट का भी बनेगा। लेकिन क्या होता है, जब भी किसी एटम पर लाइट गिरती है, लाइट फॉल करती है, तो उसका कुछ ना कुछ हिस्सा एनर्जी में चेंज हो जाता है। और ये मेन चीज़ ना आपको तब देखने को मिलेगी जब कोई केमिकल रिएक्शन या न्यूक्लियर रिएक्शन हो रही होती है। देखो, नॉर्मल रिएक्शंस में तो जो एनर्जी का अमाउंट होता है बहुत कम होता है। तो इन रिएक्शंस में क्या होता है, जब आपके पास कोई न्यूक्लियर रिएक्शन होती है, जो मास होता है, उसका कुछ ना कुछ हिस्सा एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है, काफ़ी हिस्सा उसका एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। तो ज़्यादा अप्रोप्रिएट है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एंड एनर्जी बोलना, ना कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास कहना, क्योंकि मास का कुछ ना कुछ हिस्सा एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। जैसे कि आपने आइंस्टाइन इक्वेशन में पढ़ा है, जो क्या कहती है, E इज इक्वल टू mc²। सो दिस इज अबाउट द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ध्यान हमें ये रखना है कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास में ये चीज़ भी हमें ध्यान रखनी है कि जो एटम, कोई भी मास होता है, कोई भी एटम है, जब उसके ऊपर कोई लाइट गिरेगी तो उसका कुछ ना कुछ हिस्सा जो है वो किस में चेंज हो जाएगा, एनर्जी में चेंज हो जाएगा। तो टोटल मास जो है वो कंजर्व ही रहेगा, बट इन द फॉर्म ऑफ मास एंड एनर्जी, कुछ ना कुछ हिस्सा उसका एनर्जी में कन्वर्ट हो गया। तो हम क्या कहेंगे कि ज़्यादा अप्रोप्रिएट रहेगा, हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास ना कह करके इसे क्या कहेंगे, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एंड एनर्जी। तो जो नेक्स्ट लॉ है वो है लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। हमारे पास एक फ्रेंच केमिस्ट थे, जोसेफ प्राउस्ट। उन्होंने 1799 में हमें एक लॉ दिया, और उन्होंने अपने लॉ में क्या कहा कि जितने भी प्योर कंपाउंड होते हैं ना, प्योर केमिकल कंपाउंड होते हैं, वो हमेशा सेम एलिमेंट के बने होते हैं इन अ फिक्स प्रोपोर्शन बाय वेट। जैसे प्योर केमिकल कंपाउंड का मतलब, आप एग्जाम्पल ले सकते हैं यहाँ पर, सपोज कार्बन डाइऑक्साइड है। अब देखो ना, कार्बन डाइऑक्साइड तो आपको कई डिफरेंट मेथड से मिल सकती है, कई तरीक़ों से मिल सकती है। आप कोक को गर्म कर दो, है ना, तब भी आपके पास क्या हो जाएगा, आपको कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगी। ये एक प्योर कंपाउंड है। इसी तरह से अगर आप सपोज़ ये कैल्शियम कार्बोनेट है, इस कैल्शियम कार्बोनेट को हम हीट कर देते हैं, हीट करने से हमारे पास क्या निकलेगा, CaO + CO2। वेरी गुड, वी विल गेट CaO एंड CO2। अब देखो ना, ये जो हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड इन दोनों ही जगहों पर मिली है, ये दोनों ही कार्बन डाइऑक्साइड की जो कॉम्पोजिशन होगी वो फिक्स्ड ही रहेगी, वो फिक्स्ड ही रहेगी। कैसे? कार्बन का वेट
यहाँ पर कार्बन कितने पार्ट से कंबाइन कर रही है? 12 पार्ट। ये जो ऑक्सीजन है इसने कितने पार्ट से कंबाइन किया है? इसे कितने पार्ट्स ने कंबाइन किया है? 32। तो 12 और 32 के ही रेशो है। यहाँ भी अगर आप देखेंगे तो 12 पार्ट बाय कार्बन इज कंबाइनिंग विथ 32 पार्ट्स ऑफ ऑक्सीजन। आप दोनों का रेशो लो, रेशो दोनों ही केसेस में सेम ही रहेगा। दोनों ही केसेस में रेशो सेम ही रहेगा। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो इसके अलावा आप क्या एग्जाम्पल ले सकते हैं? ऑक्सीजन का पानी तो हम कहीं से भी ले सकते हैं। आपके स्कूल का पानी, आपके घर का पानी, आपके शहर का पानी, कहीं से भी हम जब पानी लेंगे, फॉर्मूला क्या है? H2O। अब देखो ना, उस वाटर में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशो देखते हैं कितना होगा। लेट्स सी, हाइड्रोजन यहाँ पर कितने वेट से कंबाइन कर रहा है? 2 ग्राम, ठीक है। या आप बोल दो 2 पार्ट्स, हाइड्रोजन का मास ले रहे हैं हम यहाँ पर। इसी तरह से ऑक्सीजन का मास कितना होता है? 16। दोनों का रेशो ले लो, रेशो क्या आ गया? 1:8। तो माय डियर स्टूडेंट्स, आप कहीं पर भी जाइए, वाटर आप कहीं से भी पीजिए, जो रेशो है ना हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का, वो हमेशा क्या रहेगा? 1:8 रहेगा। तो ये तो था लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। तो आपको क्या लगता है कि लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन का क्या कोई ड्रॉबैक हो सकता है? हाँ, ज़रूर हो सकता है। ध्यान रखना हमें ये है कि जिस भी कंपाउंड को हम स्टडी कर रहे हैं उसमें जो आइसोटोप्स होंगे वो सेम आइसोटोप ही होने चाहिए। आइसोटोप सेम ही होने चाहिए, आप डिफरेंट आइसोटोप्स नहीं ले सकते हैं। यानी कि जो भी कंपाउंड आपकी स्टडी में है, जिस कंपाउंड को आप स्टडी कर रहे हैं उसमें आपको आइसोटोप सेम रखने हैं। आप जानते हैं ना आइसोटोप क्या होते हैं? आइसोटोप का मतलब है वो एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट जिनका एटॉमिक नंबर तो सेम होता है लेकिन मास नंबर डिफरेंट होता है। मास नंबर डिफरेंट होता है। तो जब भी अगर आपने सपोज आप ले रहे हैं कार्बन डाइऑक्साइड, और मोस्ट इम्पॉर्टेंट लॉ है वो है लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, इस लॉ को किसने दिया था? डाल्टन ने दिया था 803 में। अब क्या होता है, इस डाल्टन क्या कहते हैं हमें कि अगर दो एलिमेंट्स कंबाइन करते हैं दो या ज़्यादा कंपाउंड बनाने के लिए, तो वेट ऑफ वन ऑफ द एलिमेंट which combine with the fixed weight of the other in these compounds bear a simple whole number ratio by weight। मतलब क्या है कि आपने कोई दो एटम लिए, ठीक है। हम क्या करते हैं, यहाँ पर कोई दो एटम ले लेते हैं। चलो हम कार्बन ऑक्सीजन का एग्जाम्पल लेते हैं। कार्बन क्या क्या बना सकती है? कार्बन जब ऑक्सीजन से मिलती है तो वो कार्बन डाइऑक्साइड बनाती है, ठीक। इसी तरह से कार्बन ऑक्सीजन के साथ अगर लिमिटेड सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करती है ना, तो वो कार्बन मोनोऑक्साइड बनाती है। दोनों ही केसेस में देखो, कार्बन का मैंने एक एटम लिया है, या मैं कहती हूँ कि कार्बन के 12 पार्ट्स कंबाइन कर रहे हैं, ठीक। यहाँ पर भी 12 पार्ट्स ऑफ कार्बन कंबाइन कर रहे हैं। तो हमने क्या किया है, कार्बन को तो फिक्स कर दिया, कार्बन का वेट हमने यहाँ पर फिक्स कर दिया, ओके। ऑक्सीजन का देखिए, ऑक्सीजन यहाँ पर कितने पार्ट्स से कंबाइन कर रही है? 32 पार्ट्स। यहाँ पर कितने पार्ट कंबाइन कर रहे हैं? 16 पार्ट। तो अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन हमें क्या समझाया जा रहा है कि एलिमेंट जो कि दूसरे एलिमेंट के फिक्स्ड वेट के साथ कंबाइन करता है, राइट। एलिमेंट का वेट जो कि दूसरे एलिमेंट के फिक्स्ड वेट के साथ कंबाइन करता है, ये एलिमेंट इट विल ऑलवेज बेयर अ सिंपल होल नंबर रेशियो। मतलब अगर CO2 में ऑक्सीजन कितने पार्ट है? 32। CO में ऑक्सीजन कितने पार्ट है? 16 पार्ट। आप दोनों का रेशो निकालो, रेशो आपके पास एक सिंपल होल नंबर रेशो आएगा। यही आपका लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन है। सो लेट अस टेक वन मोर एग्जाम्पल। इस एग्जाम्पल में देखो, सल्फर दो कंपाउंड बना सकता है, एक है सल्फर डाइऑक्साइड और एक है आपके पास सल्फर ट्राइऑक्साइड। अब हम क्या करेंगे, हम पार्ट्स बाय वेट ऑफ सल्फर देखेंगे, कितना पार्ट्स बाय वेट सल्फर कंबाइन करता है SO2 और SO3 बनाने के लिए। तो यहाँ पर सल्फर का वेट कितना है?
ऑब्वियसली उसका वेट है 32 पार्ट्स, ठीक है, वो 32 पार्ट्स उसके कंबाइन करते हैं। दूसरे केस में भी 32 पार्ट्स। अब आप देख रहे हैं ना, यहाँ पर सल्फर का वेट सेम है, इधर भी सेम है और ऊपर वाले एग्जाम्पल में भी सेम है। अब हम देखेंगे व्हाट हैपन्स टू ऑक्सीजन। पहले कंपाउंड में देखो O2 मतलब कितना कंबाइन कर रहा है आपके पास, 32 पार्ट। दूसरे केस में देखो तो आपके पास, देखो व्हाट आई एम डूइंग, ऑक्सीजन का मास कितना है 16, तो 16 पार्ट ऑफ ऑक्सीजन इज कंबाइनिंग विद 3, 16 पार्ट एक ऑक्सीजन का है। आपके पास कितने ऑक्सीजन है, यहाँ पर 3 ऑक्सीजन है, तो हो गया कुल मिलाकर के 48। तो मैं यही 48 यहाँ पर लिख रही हूँ। यहाँ पर टोटल वेट कितना आ गया 48, ठीक है। अब आप देखो ये वेट तो हमने फिक्स किया, हमारी डेफिनेशन में भी हमें यही कहा है, एक एलिमेंट जो कि दूसरे एलिमेंट के फिक्स्ड वेट के साथ कंबाइन करता है, तो भी फिक्स्ड वेट किसका है, सल्फर का वेट फिक्स्ड है और उसका कंबाइन क्या कर रहा है, ऑक्सीजन कंबाइन कर रहा है, ठीक है। तो माय डियर लर्नर्स 32 और 48 को आप डिवाइड करो, दोनों का रेशो जब आप निकालेंगे तो आपके पास क्या रेशो आने वाला है, रेशो विल बी 2:3। तो आपके पास फिर से कैसी रेशो आई है, सिंपल होल नंबर रेशो आई है। तो आपको क्या लगता है कि क्या लॉ ऑफ कॉन्स्ट मल्टीपल प्रोपोर्शन का हमारे पास कोई भी ड्रॉबैक नहीं होगा? हाँ, इसका भी हमारे पास एक ड्रॉबैक। आप ध्यान ये रखना ना कि जो भी एलिमेंट आपको कैटिनेशन शो करते हैं, ठीक है, जो भी एलिमेंट आपको कैटिनेशन शो करते हैं, कैटिनेशन क्या है, ये कैटिनेशन क्या चीज़ है, व्हाट इज कैटिनेशन? तो कैटिनेशन क्या है, सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी, किसी भी एलिमेंट की सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी। अरे ये सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी क्या है, जहाँ पर, अब मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, कार्बन कार्बन के साथ मिलकर कितनी भी लंबी चेन बना सकता है। बड़ी सिंपल सी चीज़ है समझने के लिए, कार्बन की टेंडेंसी है वो बड़ी लंबी चेन्स बना सकता है, वो कुछ ऐसे ट्राइंगल्स भी बना सकता है, आई मीन वो कुछ साइक्लिक स्ट्रक्चर्स बना सकता है, या फिर वो कोई ब्रांच स्ट्रक्चर भी बना सकता है, या आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आगे जा कर के पढ़ेंगे, कुछ भी वो बना सकता है। तो ये जो इस तरह के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, बड़े बड़े जो कंपाउंड आपके पास बन जाते हैं कार्बन के, बस वहाँ ही हमारे साथ ये प्रॉब्लम आती है कि कार्बन, ये जो लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन है ये वहाँ फिट नहीं बैठता है। क्योंकि अगर आप एग्जांपल ले लेना, ब्यूटेन का एग्जांपल ले लो, है ना, कुछ कुछ कंपाउंड मैं लिख रही हूँ कार्बन के, जैसे C4H10 है या C5H12 है, यहाँ पर हमारे पास बहुत प्रॉब्लम आती है, ये लॉ प्रॉपरली एप्लीकेबल नहीं होता है, क्योंकि जो रेशो है हमारे पास हाइड्रोजन की जो कि कार्बन के फिक्स वेट के साथ कंबाइन करता है, वो रेशो फ्रैक्शनल आती है, वो रेशो फ्रैक्शनल आ जाती है, वो रेशो हमारे पास फ्रैक्शनल आ जाती है। जब आप इसे कैलकुलेट करेंगे ये रेशो 2.5 रेशो 2.4 आती है, और इसलिए ये यहाँ पर एप्लीकेबल नहीं हो पाता है। तो ये सिंपल होल नंबर रेशो नहीं है। तो बच्चों अब आप लास्ट लॉ जो करने वाले हैं वो क्या है, गे-लुसैक्स लॉ ऑफ कंबाइनिंग वॉल्यूम्स। हमारे पास एक और साइंटिस्ट थे गे-लुसैक, उन्होंने बहुत सारे सैंपल्स को, उन्होंने किन सैंपल्स को स्टडी किया, जो क्या थे, गैशियस थे। देखो जब गैसेस कंबाइन करती हैं ना तो हम उनका वॉल्यूम स्टडी करते हैं, हम कहते हैं। अब उन्होंने हमें क्या बताया कि अगर हम कंडीशंस को सेम कर दें, किस कंडीशन को, टेम्परेचर और प्रेशर की कंडीशन को जब हम सेम करेंगे, तो जब गैसेस कंबाइन करेंगी ना तो वो गैसेस भी वहाँ पर सिंपल होल नंबर रेशो में ही कंबाइन करती हैं, उनके जो वॉल्यूम होते हैं वो भी सिंपल होल नंबर रेशो में ही आते हैं, वो भी सिंपल होल नंबर रेशो में ही आते हैं। देखो जैसे कि फॉर एग्जांपल एक एग्जांपल लेते हैं, आपके पास है हाइड्रोजन, हाइड्रोजन कंबाइन कर रही है क्लोरीन के साथ, ओके। जब हाइड्रोजन और क्लोरीन कंबाइन कर रही है ना तो वो क्या बता रही हैं आपको, वो दे रही हैं 2HCl। देखो आपके पास एक वॉल्यूम, हाइड्रोजन आगे कुछ नहीं लिखा है, आप एक मोल, हम इसको बोलेंगे एक वॉल्यूम हाइड्रोजन का कंबाइन कर रहा है एक वॉल्यूम क्लोरीन के साथ, और आपके पास बन रहे हैं 2 वॉल्यूम HCl के। आप मेरी बात समझ रहे हैं? तो जो रेशो आपके पास आ रही है वो सिंपल होल नंबर रेशो है, 1:1:2, ओके। सो माय डियर लर्नर्स, ये थे लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस, जिसमें हमने पढ़ा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के बारे में। ध्यान रखिएगा, इसको हमें बोलना चाहिए लॉ ऑफ मास एंड एनर्जी, क्योंकि हमने पढ़ा है कि न्यूक्लियर रिएक्शंस में कुछ ना कुछ मास एनर्जी में कन्वर्ट होता ही है। तो ज़्यादा अप्रोप्रिएट क्या है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ
मास एंड एनर्जी। दूसरा हमने पढ़ा है लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, जिसका मतलब क्या था, लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन, यानी कि जहाँ पर रेशो एटम्स की फिक्स्ड रहती है, चाहे आप किसी कंपाउंड को कहीं से भी लें, कंपाउंड कैसे भी बना हो, उसके जो एटम है उनकी रेशो हमेशा सेम ही रहेगी। फिर हमने पढ़ा है लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन में हमने क्या पढ़ा है कि जो भी हमारा एटम, जब भी कोई एटम दो तरह के कंपाउंड बना सकता है, कोई भी एटम जब दो तरह के कंपाउंड बना सकता है, तो उसमें जो एटम दूसरे एटम के फिक्स्ड वेट के साथ कंबाइन करता है, उसकी जो रेशो है वो हमेशा होल नंबर रेशो होती है। होल नंबर रेशो होती है, यानी कि बहुत नॉर्मल रेशो में वो कंबाइन करता है। और सेम पढ़ा है हमने गे-लुसैक्स लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम्स में कि गैसेस जब कंबाइन करती है तो वहाँ पर भी जो रेशो होती है उनके वॉल्यूम की, वो सिंपल होल नंबर रेशो होती है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। गॉड ब्लेस यू।